हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। और हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। हमने इसमें एक बैकग्राउंड जाना था। आप मेरे लास्ट के दो वीडियोस देख के इसके स्ट्रक्चर और इसके बेसिक चीज़ों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा सकते हैं। मगर फिर भी हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। तो आइए जान लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने बात करी थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया था। टोटल सेक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 238। और इसे जब हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था तो सबसे पहला पार्ट था जनरल प्रिंसिपल का और दूसरा पार्ट था स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का। जनरल प्रिंसिपल में सेक्शन 1 से लेके 75 तक आते हैं और दूसरे पार्ट में सेक्शन 76 से लेके 238 तक आते हैं जो कि स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लिखने वाले कौन थे तो उसके बारे में भी हमने बात करी थी। सर जेम्स स्टीफन थे जिन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा था 1872 में। ये थर्ड लॉ कमीशन के अंडर लिखा गया था। और फिर हम बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल में हमने दो डिवीजन किए थे। पहला फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 से लेके 36 और इसका दूसरा पार्ट जिसमें हमने तीन बुलेट पॉइंट बनाए थे। पहला पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 37 से लेके 67। दूसरा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट है डैमेजेस। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा था। तो स्पेसिफिक कि हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 76 से लेके 123 तक पढ़ते हैं जो कि अब डिलीट हो चुका है। और इसके प्रोविजन हमें सोगा में मिलते हैं, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में मिलते हैं। 1930 का ये एक्ट है। उसके बाद इंडेमनिटी एंड गारंटी, नेक्स्ट बेलमेंट एंड प्लेस एजेंसी जो लास्ट पोर्शन है इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 182 से लेके 238। और पार्टनरशिप लिखा हुआ जो आप देख रहे हैं, अब ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डील किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी आगे की। हमने इसके अलावा स्टेप्स जाने थे। मैंने आपको बताया था स्टेप्स को मैं एक स्टेयर केस की तरह देखता हूँ, एक जीने की तरह देखता हूँ। जैसे बचपन में हम सांप सीढ़ी खेलते थे तो ये उसी टाइप से कुछ है। मैं एक क्विक रिवीजन ले रहा हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, इसीलिए मैं इसे इतना स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। आप इनके पिछली वीडियोस में इन चीज़ों को आराम से सुन सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पहले ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस कंसिडरेशन एग्रीमेंट। और फिर मैंने इसे कुछ सांप के तौर पे दिखाए थे, वॉइड, वॉइडेबल और बिकम वॉइड। और लास्टली हम कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंच जाते हैं। जब एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे की कि अब हमें इसके आगे क्या पढ़ना है। बहुत सारे सेक्शंस थे, मैंने आपको फिर से लेके आता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की आज हम बात करने वाले हैं इस वाले पोर्शन की। एग्जाम में 80% ऑफ द सिलेबस, 80% ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी पार्ट से मिलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, जो डील करता है सेक्शन 2 से लेके 36 तक। तो आइए जान लेते हैं कि क्या क्या कहता है ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइटिंग पे मत जाइएगा, बस मेरे शब्दों को सुनिए और इसे पढ़ लीजिए। थोड़ा बहुत जो भी आपके पढ़ने में आता है ये काम करेगा। मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है सेक्शन 2 से लेकर 36 तक। आज हम एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर बहुत आराम से इसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। जेम्स स्टीफन ने क्या लिखा वो तो बात अलग है, मगर खुद एक कॉन्ट्रैक्ट को जब हम देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हमें एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में नजर आता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट क्या करता है? ये जो पार्टीज हैं जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट फ्रेम कर रही हैं, जो डॉक्यूमेंट फ्रेम कर रही हैं पार्टीज, उनके राइट एंड लाइबिलिटीज को डिसाइड करता है। उनकी राइट और लाइबिलिटीज को डिसाइड करता है किस उसमें, बिजनेस रिलेशनशिप में। बिजनेस रिलेशनशिप में, मैं इसे बिजनेस रिलेशनशिप क्यों बोल रहा हूँ इसे मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले आप ये समझिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लॉ क्या कहता है बाद में जानेंगे। मगर हमें कॉन्ट्रैक्ट जब देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? एज बीइंग एन एडवोकेट, एज बीइंग अ प्रोफेशनल, जब आप कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं तो आपको एक पेपर नजर आता है, डॉक्यूमेंट नजर आता है जिसमें पार्टीज होती हैं, उन्होंने अपने राइट एंड लायबिलिटीज को फिक्स किया होता है। अपने राइट एंड लायबिलिटीज को फिक्स किया होता है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 1872 में इस
अचानक से ऐसा क्या हो गया था कि ये एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जेम्स स्टीफन को लिखने की ज़रूरत पड़ गई। थर्ड लॉ कमीशन ने 1872 में ऐसा क्या हो गया था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जहां पार्टीज अपने राइट एंड लायबिलिटीज को फिक्स करती हैं। तो क्या 1872 से पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे? तो इसका जवाब है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनने से पहले भी, 1872 से पहले भी कॉन्ट्रैक्ट होते थे। मगर कैसे होते थे? तो रिलीजियस वे में जो पार्टीज होती थी वो अपने राइट को फिक्स करती थी या फिर कस्टम्स के थ्रू फिक्स करती थी। जैसे कि अगर कोई राजा बैठा हुआ है तो वो जिस हिसाब के नियम निकाल देता था, पार्टीज उसी हिसाब से अपने कॉन्ट्रैक्ट को, अपने डॉक्यूमेंट को फ्रेम करती थी। अगर सेंट्रल में अगर कोई मुस्लिम रूलर है तो उसने अपने हिसाब से निकाल रखे थे, और जैसे कि जो अलग अलग छोटे छोटे प्रोविंसेस थी वहाँ और रूलर्स थे, उन्होंने अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फ्रेम करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर रखी थी, और कुछ चीज़ें ट्रेड और यूजेज की वजह से भी चलती थी। तो पहले ये सारी चीज़ें इस वे में चलती थी, मगर 1872 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि हमें इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चाहते थे कि हम इसमें यूनिफॉर्मिटी ला के चीज़ों को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लें। उनकी इंटेंशन फेयर नहीं थी, हालांकि लोग कहते हैं कि फेयर इंटेंशन थी, बट मुझे नहीं लगता। तो वो लोग यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते थे। जब आप किसी चीज़ को यूनिफॉर्मिटी लेके आ रहे हो और पहली बार लेके आ रहे हो, तो क्या आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज के बाद, अब जब आपस में एक दूसरे से डील करोगे और कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, तो क्या उसमें क्या गाइडलाइंस फॉलो करोगे उसे फ्रेम करने में। मैं आपसे कह रहा हूँ 1872 में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में गाइडलाइंस फ्रेम की गई, जिसे हम आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूप में जानते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बिल्कुल बेसिक बातें लिखी हुई हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। बिल्कुल बेसिक बातें लिखी हुई हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। क्या क्या है ये बेसिक बातें? जैसा कि हमने जाना स्टेप से, जिसे हमने बात करी थी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, क्या स्टेप था? पहले ऑफर होगा, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑफर का एक्सेप्टेंस हो जाएगा, तो वो प्रॉमिस में चेंज हो जाएगा। प्रॉमिस के साथ जब कंसीडरेशन अटैच हो जाएगा तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। और अगर एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ है, यानी कि लॉ ने उसे अप्रूव्ड कर दिया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिक गाइडलाइन, ये बेसिक फ्रेमिंग गाइडलाइन जो है, यही बातें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखी हुई हैं। जेम्स स्टीफन ने इसे लिखते टाइम इसके क्या रूल्स दिए हुए हैं, पर्टिकुलर ऑफर में क्या होगा, ऑफर के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, ये गाइडलाइन मिलेगी। एक्सेप्टेंस कैसे की जाएगी, कैसे दी जाएगी, इसके बारे में गाइडलाइन मिलेगी आपको। कंसिडरेशन क्या लॉफुल हो सकता है, क्या अनलॉफुल हो सकता है। और साथ ही हम एक चीज और जानेंगे, जो क्वेश्चन आएगा कंसेंट का। कंसेंट एक मेजर इशू था, क्यों था, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा। फिलहाल के तौर पे आप इसे इतना समझ लीजिए कि कंसेंट का इशू इसलिए है क्योंकि यहाँ पार्टीज अपनी राइट एंड लाइबिलिटीज फ्रेम कर रही हैं। तो अगर कोई बंदा अपनी राइट और लाइबिलिटीज अपने हिसाब से इस डॉक्यूमेंट में फिक्स कर रहा है, तो क्या कंसेंट बहुत ज़रूरी है या नहीं है? फेयर कंसेंट कैसे होगी? तो बहुत सारे सेक्शन डिटेल में हम इसी के बारे में जानेंगे। और फिर मैंने जैसे बताया, एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएगा। वन बाय वन हम इसके बारे में बात करेंगे कि ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस की क्या गाइडलाइंस है, और फिर उसके बाद कंसिडरेशन के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, और फिर है बात करेंगे हम कंसेंट की कि कंसेंट क्या है और ये फेयर कब हो सकती है, क्योंकि पार्टीज अपनी राइट एंड लाइबिलिटीज के लिए खुद एग्री कर रही हैं। तो ज़रूरी था कि उन्हें पूरा मौका दिया जाए कि उनकी कंसेंट फेयर है या नहीं है। तो आइए जान लेते हैं कि ऑफर के लिए क्या ज़रूरी है।
सबसे पहले तो ऑफर होता क्या है, जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट को जाना अपनी आसान सी भाषा में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारी नज़र में एक डॉक्यूमेंट है जहां पार्टीज अपनी राइट और लाइबिलिटीज फिक्स कर रही हैं बिजनेस रिलेशनशिप को करने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं ऑफर क्या। ऑफर क्या है? तो ऑफर में एक पर्सन अपनी डिजायर्स को अपनी डिजायर्स को कम्युनिकेट करता है, अपनी डिजायर्स को कम्युनिकेट करता है। किस पर्पस से? पर्पस क्या है? टू डू और नॉट टू डू, टू डू और नॉट टू डू समथिंग दूसरे पर्सन को। ठीक है, एक दूसरा पर्सन भी होना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो डिजायर्स है, ये जो डिजायर है ये कैसी होनी चाहिए? विद द एक्सपेक्टेशन, विद दी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी किस चीज के लिए? कि वो पर्सन जिसे आप अपनी ये डिजायर बता रहे हो वो एसेंट देगा इस चीज को लेकर। ठीक है, आपने अपनी मम्मी को बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बाइक बेच दूँ, क्या ये ऑफर है? नहीं, क्योंकि आप मम्मी को नहीं बेचना चाहते, आप मम्मी से उसके लिए हामी नहीं भरवाना चाहते कि वो उस बाइक को खरीदे। ठीक है, आप बस उन्हें बता रहे हो कि आप अपनी बाइक बेचोगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसेंशियल्स क्या है ऑफर के। ऑफर के इसेंशियल्स क्या है? तो इसेंशियल है, पहला इसेंशियल है टू और मोर पर्सन होने चाहिए। टू और मोर पर्सन होने चाहिए। जैसे कि हमने इस केस में बात करी, ये एक मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। जो मिस्टर ए है वो अपनी डिजायर को कम्युनिकेट कर रहे हैं मिस्टर बी को विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ एसेंट। किस चीज के लिए? टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, तो टू और मोर पर्सन होने चाहिए। सेकंड है ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। आप अपने मन में कोई बात छुपा के बैठे हो उसका कोई फायदा नहीं है। जो है फोटो पे लेके आओ, जबा पे लेके आओ। और नेक्स्ट है एनिमस कॉन्ट्राहेंडी। एनिमस कॉन्ट्राहेंडी यानी कि इसका क्या मतलब है? इंटेंशन होनी चाहिए आपकी कॉन्ट्रैक्ट करने की। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप मम्मी को जब बता रहे हो कि आप बाइक बेचने वाले हो तो आपकी इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, आप बस उन्हें एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि यू आर थिंकिंग ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफर जो है, ऑफर वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और निगेटिव कैसे? टू डू इज अ पॉजिटिव थिंग एंड नॉट टू डू इज अ निगेटिव थिंग। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो सकता है। सपोज कीजिए कोई बंदा एक प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करना चाहता है अपनी एडवोकेसी की। वो दूसरे पर्सन से बोलता है कि आपकी एडवोकेसी की प्रैक्टिस यहाँ बहुत अच्छी चलती है, तो आप अब यहाँ दिल्ली के एग्जाम्पल को ले लेते हैं, 30,000 में ना बैठ के साकेत कोर्ट में प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। आप जब यहाँ से अपनी प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो मैं उसके लिए आपको 10 लाख रुपए दूंगा। ये एक निगेटिव वे में वर्क है। आप किसी आदमी से कह रहे हैं कि आप ये काम आप यहाँ मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑफर किस लिए होना चाहिए? एसेंट को लेने के लिए होना चाहिए। एसेंट की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी, ये इसेंशियल है। और लास्ट है फाइनल विलिंगनेस होनी चाहिए। फाइनल विलिंगनेस होनी चाहिए उसमें, यानी कि सर्टेनिटी होनी चाहिए। ऑफर में सर्टेनिटी होनी चाहिए कि आप क्या कह रहे हो और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने बात करी ऑफर की, पहला इंग्रेडिएंट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फ्रेम करने में हेल्प करता है। अब दूसरे इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं हम, जो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस क्या है इसके बारे में भी जानते हैं, मगर इससे पहले मैं आपको कुछ काइंड्स ऑफ ऑफर के नाम भी बताना चाहूँगा कि ऑफर किस किस तरीके का हो सकता है। इस ऑफ एक्सेप्टेंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे काइंड्स ऑफ ऑफर भी डिस्कस करना चाहूँगा। पहला ऑफर होता है पर्टिकुलर और स्पेसिफिक ऑफर।
पर्टिकुलर और स्पेसिफिक ऑफर। ये क्या ऑफर होता है? जब आप ऑफर देते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी स्पेसिफिक चीज को, स्पेसिफिक पर्सन को, तो वो आपका स्पेसिफिक ऑफर होता है। आप अपने दोस्त से बोलते हैं कि मैं तुझे ये घड़ी 5,000 रुपये में दूंगा, तो ये ऑफर सिर्फ आपके दोस्त के लिए है और किसी के लिए नहीं है। कोई और आपका क्लासमेट उस चीज के लिए हाँ नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जनरल ऑफर। जब आप सपोज कीजिए पूरे स्कूल में को अपनी घड़ी बेचने के लिए तैयार हो जाएं कि जो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देगा, ये जो है जनरल ऑफर के तौर पे हो गया। नेक्स्ट आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर यानी कि एक बंदा ऑफर के बदले ऑफर दे रहा है। नेक्स्ट है क्रॉस ऑफर। यहाँ एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर दे रहा है, वही सेम पर्सन। ठीक है, अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, चलो फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। जब ये पर्सन अपनी डिज़ायर इसे बता रहा है और ये पर्सन अपनी डिज़ायर इसे बता रहा है, तो ये क्रॉस ऑफर होता है। मैं आपको इसके एग्जाम्पल के साथ आगे डिस्कस करूंगा, बस अभी इसका नाम बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन और स्टैंडिंग ऑफर। ओपन और स्टैंडिंग ऑफर जब बिडिंग प्रोसेस होती है कि इस पीरियड से लेके, सपोज कीजिए 11 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक, अब बिडिंग ओपन है कि जो पर्सन इसमें मैं अपनी घड़ी उसे बेच दूंगा जो इस प्रोसेस के टाइम पीरियड में जो हाईएस्ट बिड करेगा। ये बिडिंग ओपन है और मैं उसके हिसाब से देखूंगा इस बिडिंग पीरियड में उसने बिड की है, तो मैं जिसने हाईएस्ट बिड की है उसे ये घड़ी बेच दूंगा। तो ये स्टैंडिंग ऑफर का कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया काइंड्स ऑफ ऑफर में पर्टिकुलर ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, ओपन एंड स्टैंडिंग ऑफर। हम चीज़ों को अभी ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं हम एक्सेप्टेंस की। सेकेंड पॉइंट है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होती है? जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या है? एक्सेप्टेंस है। जब ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या कहलाता है? वो एक्सेप्टेंस कहलाती है। एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो मैं आपको इसेंशियल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक्सेप्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि जैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाती है वैसे ही ऑफर जो है प्रॉमिस में चेंज हो जाता है। वो ऑफर प्रॉमिस में चेंज हो जाता है, यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ एग्री कर जाती है राइट एंड लायबिलिटीज को फ्रेम करने के लिए। राइट एंड लायबिलिटीज को फ्रेम करने के लिए पार्टी एग्री कर जाती है। इसलिए एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी ऑफर को कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम इसके एक्सेप्टेंस के इसेंशियल्स की बात कर लेते हैं कि एसेंशियल्स क्या होंगे। केवल जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है वही उसे एक्सेप्ट कर सकता है। ओनली डेट पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर। ओनली डेट पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर। और जो एक्सेप्टर है, जो एक्सेप्टर है, यानी कि जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। क्यों कॉम्पिटेंट होना चाहिए? क्योंकि हम राइट एंड लाइबिलिटीज फिक्स कर रहे हैं, तो वो पर्सन होना चाहिए जो अपनी लाइबिलिटीज को ठीक से निभा पाए। और ऑफर भी कि ऑफर की तरह ही एक्सेप्टेंस भी कैसी होनी चाहिए? कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने अपने दिल में एक्सेप्टेंस रख के बैठे हो तो फिर वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। जैसे कि एक केस लॉ का भी एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे कि एक अंकल अपने नीस से बोलते हैं कि उन्हें उसका घोड़ा खरीदना है। नीस भी उसके लिए एग्री कर जाता है और वो कहता है अपने मैनेजर से कि ये घोड़ा मेरे अंकल को बेच देना। मगर उसका जो मैनेजर है वो उस चीज़ को भूल जाता है और वो उसे बिडिंग के थ्रू बेच देता है। अब अंकल उस नीस के अगेंस्ट केस लेके जाते हैं। तो अभी नीस ने जो एक्सेप्टेंस दी थी
एक्सेप्टेंस की बात किससे बोली थी? अपने मैनेजर को, ना कि अंकल को। ठीक है, तो इसलिए उसकी एक्सेप्टेंस अंकल के लिए कम्युनिकेटेड नहीं थी। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, जो ऑफर और एक्सेप्टेंस होने चाहिए वो एग्जैक्ट उसी चीज का होना चाहिए जिसका ऑफर दिया गया है। ठीक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस एग्जैक्ट रेप्लिका होना चाहिए और एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी कि कोई टर्म एंड कंडीशन उसमें अटैच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो ऑफरर है वो मैनर भी फिक्स कर सकता है कि एक्सेप्टेंस किस मैनर में दी जाएगी। ठीक है, ये एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन के भी रूल हैं कि एक्सेप्टेंस कैसे दी जाएगी और कब कंप्लीट होगी। क्यों? मैंने आपको बताया क्यों इसे ब्रॉडर वे में लिखा जेम्स स्टीफन ने, क्योंकि यहाँ राइट एंड लाइबिलिटीज फिक्स की जा रही हैं पार्टीज की। तो ये जरूरी एस्पेक्ट था कि कब मान लिया जाए कि पार्टीज उस चीज के लिए एग्री कर गई है जहां वो किसी लाइबिलिटी को उठाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रुकते हैं। ऑफर और एक्सेप्टेंस को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।